तो हम आपको लगातार कैबिनेट एक्सपेंशन जो आपसे करीब 2 घंटे बाद उससे जुड़ी हर खबर, हर तस्वीर सबसे पहले जी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें, यूपी से 4 चेहरों को जगह मिलने की बात कही जा रही है। आपको ये भी बता रहे हैं, इस समय जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर है ये उस वक्त की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए नए चेहरे पहुंचे थे। और सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि बदायूं के सांसद BL वर्मा मंत्री बनेंगे, मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर मंत्री बनेंगे। और जब आप इस पूरी इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं तो इस बात को भी ध्यान में रखें कि अगले साल 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। सोशल इंजीनियरिंग का भी यहां पर ध्यान रखा गया है। हालांकि इस कैबिनेट एक्सपेंशन से जुड़े बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो ये इशारा करते हैं कि जातीय समीकरणों से बड़ा ये कैबिनेट एक्सपेंशन है और इसे सिर्फ जातीय समीकरणों में बांध कर ना देखा जाए। सीधे रुक करेंगे मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी का। रवि, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्हें लेकर लगातार पहले भी सवाल पूछे जा रहे थे। अब हम देख रहे हैं उनके समर्थकों में जोश। कल जब वो आए भी तब भी समर्थकों की भारी भीड़ और अब उनके घर के बाहर पोस्टर। बड़ी बात यह, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास एक मंत्री का अनुभव है जब वो यूपीए में थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो एमओएस भी रहे, एमओएस इंडिपेंडेंट भी रहे। और देखिए उनके कार्यकर्ताओं का जोश ये है कि मध्य प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं। और ये पोस्टर देखिए, लगातार होर्डिंग उनके बना दिए गए हैं। और ये होर्डिंग उनके घर के बाहर जो वहाँ गोविंद सिंह राजपूत हैं, जो वहाँ राजस्व परिवहन मंत्री हैं, उसके अलावा नागरिक प्रशासन मंत्री हैं, भदौरिया साहब, इन सबके तरफ से ये पोस्टर होर्डिंग लगवाए गए। तमाम उनके जो यंग जो नेता उनकी पार्टी के, उनके समर्थक, क्योंकि 28 के आसपास विधायक, आपको याद हो कि कांग्रेस के टूट के आए थे, जो उनके समर्थन में थे। और सबकी तरफ से ये आप होर्डिंग देखिए, तमाम 1, 2, 3 होर्डिंग यहाँ लगाए गए हैं। आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा पीछे, जहाँ से कि वो ये उनका घर है, उनके घर के बाहर देखिए सुबह से अपना गुलदस्ता लेकर और अलग अलग तरीके से सारे मध्य प्रदेश के लोग हैं जो यहाँ पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश के तमाम उनके समर्थक हैं जो यहाँ आकर लगातार यहाँ बने हुए। और जब भी उनकी गाड़ी निकलती है, जब भी वो आते हैं, तब उनका अभिवादन करने के लिए यहाँ नारेबाजी होती है और वो लोग खड़े रहते हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना एक क्रेज है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में देखे तो उनके लोगों को ऐसा लगता है कि उनको बड़ा मौका मिला, उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। ये तस्वीर इस लिहाज से भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बार बार ये भी कहा जाता रहा कि जो कांग्रेस से नेता आते हैं उन्हें वो तरजीह नहीं मिल पाती है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर आज जो ये बड़ी खबर हम सोर्सेस के हवाले से चला रहे हैं, ये क्लियर मैसेज है कि जिसमें काबिलियत है उसके लिए प्रधानमंत्री की कैबिनेट में जगह है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं, आप देखिए हेमंता बिस्वा शर्मा, सबसे पहले हेमंता बिस्वा शर्मा पार्टी में आते हैं, 5 साल तक तो मंत्री रहते हैं और 5 साल के बाद उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जबकि एक मुख्यमंत्री सोनोवाल जब कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, उनको परफॉर्मेंस के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया जाता है वहाँ का। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि जिन्होंने जो कांग्रेस छोड़कर आए, यहाँ उपचुनाव हुआ, चुनाव में उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया। 28 में से 19 विधायक को जिता के लाए। उनके इलाके में खासतौर पर चुनाव था जो ग्वालियर रीजन है, उसके बाद प्रयास करते हैं तो उनको उसका मौका मिला। और इसके बाद देखिए जितिन प्रसाद, ये एक मैसेज होता है। तो कांग्रेस के लोगों को ये मैसेज मिल गया है कि कांग्रेस के लोग अगर बीजेपी में आते हैं और परफॉर्म करते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, यहाँ मौका मिलेगा। ये आगे के संकेत है। ये खास सचिन पायलट जैसे नेताओं के लिए संदेश है, ये मिलिंद देवड़ा जैसे नेताओं के लिए संदेश है, ये RPN सिंह जैसे नेताओं के लिए संदेश है। तमाम जो कांग्रेस के यंग लीडर है, जिनको भरोसा कांग्रेस में खत्म हो रहा है, जिनको लगता है कि अगर वो काम करना चाहते हैं और राजनीति में खड़े रहना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा मौका है। अगर बिल्कुल, हर डिसीजन में एक मैसेजिंग होती है और इस डिसीजन में भी एक क्लियर मैसेजिंग है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी हैं, मुकेश कौशिक जी हैं, रॉय तपन भारती हैं और हमारे साथ संगीत रागी जी भी हैं। सबसे पहले आलोक मेहता जी, हम थोड़ी सी फैक्ट्स है। 27 OBC चेहरे, 8 ST चेहरे, 12 SC चेहरे, अल्पसंख्यक 5 चेहरे, महिलाएं 11, औसत आयु 58 वर्ष, 50 साल से कम मंत्रियों की बात करें तो करीब 14। इसके अलावा प्रोफेशनल्स को भी जगह। लेकिन मैं आपसे एक लाइन में सवाल पूछूं, क्या कैबिनेट एक्सपेंशन में हम वही होता देख रहे हैं, वही बदलाव देख रहे हैं जो बदलाव होने चाहिए थे? बिल्कुल अदिति जी, पहली बात तो यह है
कि जो हम चाहते हैं वो कम से कम सामने दिखाई देता है कि इफिशिएंट और अधिक काम कर सके। मैं नहीं कहता कि पिछले 2 साल में काम नहीं हुआ इसलिए आप और हम चर्चा कर रहे हैं। मैं एक बात और जोड़ूंगा दीदी जी, वैसे आप लगातार कल से खबरें दिखा रही हैं, आपके सहयोगी दिखा रहे हैं, अभी भी संवाददाता डटे हुए हैं गर्मी में भी, लेकिन आप ये बताइए कि कोई बता नहीं पा रहा है ज़्यादा। ये पहले होता था, इस पर मेरा ख्याल करोड़ों रुपए का नुकसान उन लोगों का हो गया होगा। पहले तो सट्टा चलता था, पहले पत्र बता दीजिए तो कुछ लाख तो कमा लीजिए। इस सरकार में ये भी एक एफिशिएंसी है कि आप पहले कोई धंधा नहीं करने देंगे। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने खुद ये पहले कह दिया था, जब पिछली बार भी जब चुन करके आए थे तो कहा था भैया किसी पर भरोसा मत करना। जी माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ, माफी के साथ सर रोक रही हूँ, मैं आपको वापस फ्लोर दूंगी सर, क्योंकि जी न्यूज़ पर हमारी कोशिश होती है अपने दर्शकों तक एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाएं, तस्वीरें भी, तस्वीर तो वो लगातार देख ही रहे हैं। अब आपको वो लिस्ट हम बता रहे हैं जिन 43 नामों को लेकर आपके मन में भी थोड़ा बहुत सस्पेंस होगा, आप जानना चाह रहे होंगे, तो एक एक कर आपको वो नाम मैं बता रही हूँ। कैबिनेट एक्सपेंशन अब से करीब 1 घंटा 45 मिनट बाद। इन नामों में श्री नारायण तातूर आने हैं, इनमें श्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, वही नाम जिनके बारे में हम बार बार बात भी कर रहे हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, रामचंद्र प्रसाद सिंह हैं, अश्विनी वैष्णव हैं, पशुपति कुमार पारस हैं, जिन्हें लेकर उनके भतीजे कोर्ट भी चले गए हैं, अश्विनी वैष्णव हैं, उनका नाम पहले भी मैंने आपको बताया, किरण रिजिजू जिनके प्रमोशन की बात कही जा रही है, राजकुमार सिंह हैं, हरदीप सिंह पुरी जिनके प्रमोशन की बात कही जा रही है, मनसुख मंडाविया उनके भी प्रमोशन की बात की जा रही है, भूपेंद्र यादव हैं, पुरुषोत्तम रूपाला हैं, इनके प्रमोशन की बात, जी किशन रेड्डी हैं, इनके भी प्रमोशन की बात, अनुराग सिंह ठाकुर इनको प्रमोशन देने की बात हो रही है। इसके अलावा पंकज चौधरी, अनुप्रिया सिंह पटेल, डॉक्टर सत्यपाल सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करांदजे और भानु प्रताप सिंह वर्मा हैं, दर्शना विक्रम जरदोश हैं, मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी हैं, नारायण स्वामी हैं, नारायण स्वामी हैं, कौशल किशोर हैं, अजय भट्ट जिनसे थोड़ी देर पहले हमने आपकी बात भी कराई, BL वर्मा जिनके नाम का जिक्र हमने अपनी इस ब्रॉडकास्ट की शुरुआत में ही किया, अजय कुमार, चौहान देवू सिंह, भागवनाथ खोबा, कपिल मोरेश्वर पाटिल, प्रतिमा भौमिक, सुभाष सरकार, भागवत किशन राव कराड़, राजकुमार रंजन सिंह, भारती प्रवीण पवार। तो ये वो नाम है जिन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं, वो 43 नाम जिन्हें शपथ लेनी है। मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार का रुख करते हैं। रविंद्र, नाम हमने बताया अपने दर्शकों को, इस सूची को देखकर सबसे बड़ी पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या है? देखिए, पहला जो एक नाम जो है नारायण टट्टू राणे, ये आ रहे हैं आपको उड़ीसा से, आदिवासी आते हैं, आदिवासी वर्ग के। सर्बानंद सोनोवाल ये असम के मूल निवासी कहे जा सकते हैं। आप देखिए इसमें इसी तरह से वीरेंद्र कुमार ये जाट कम्युनिटी से हैं, RCP सिंह बिहार से आ रहे हैं, अलायंस पार्टनर से हैं, पशुपति पारस ये अलायंस पार्टनर से हैं। कई लोगों का जो प्रमोशन लगातार हम लोग बात कर रहे थे, चाहे किरण रिजिजू हो, RK सिंह हो, हरदीप पुरी हो, मनसुख मंडाविया हो। देखिए भूपेंद्र यादव ये BJP के राष्ट्रीय महासचिव है, कई राज्यों में प्रभारी की भूमिका निभाए हैं, कानून के जानकार भी हैं, पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं, उनको मंत्रिमंडल में लाया गया है, एक महत्वपूर्ण भूमिका दिए जाने की बात कही जा रही है उनको। इसी तरह से आप देखिए कि पुरुषोत्तम रूपाला पहले भी चर्चा हुई है, इनका प्रमोशन हो रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये इनको कहीं ना कहीं वहाँ पर प्रमोशन दिया गया है परफॉर्मेंस के साथ साथ। जी किशन रेड्डी पहले भी चर्चा हो रही है, अनुराग ठाकुर परफॉर्मेंस के कारण से हुए, पंकज चौधरी ये एक नाम है जिनके बारे में मैं बता दूं कि करीब 1 सप्ताह पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उनके पास फ़ोन गया था। उनको बताया गया था कि आपको दिल्ली आना है, इतने तारीख को आना है। उन्होंने बताया था कि उनके घर में कोई कार्यक्रम भी है, लेकिन उनको बोला कि सब कुछ कार्यक्रम निपटाइए, लेकिन आपको दिल्ली आना है। यानी पार्टी ने पहले तय कर लिया था कि पंकज चौधरी को लाना है यहाँ पर। इसी तरह से देखिए कि अनुप्रिया पटेल, आप तो सबको जानते हैं इनके बारे में। SP बघेल, विशाल ने पहले बताया था, बसपा में थे सपा से, फिर उसके बाद अमित शाह ने उनको BJP में लाया। पहले वहाँ मंत्रिमंडल में थे, 19 में लोकसभा चुनाव लड़े। तो कहीं ना कहीं एक जो कास्ट कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में, उसको ध्यान में रखते हुए इनको लाया गया। एक नाम है, एक बिजनेसमैन है, राज्यसभा के सदस्य हैं, कर्नाटक से आते हैं, उनका नाम राजीव चंद्रशेखर है। कहीं ना कहीं कर्नाटक में आगे आने वाले दिनों में जो वहाँ समीकरण बनेंगे, चाहे सरकार को और आगे क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, हो सकता है कि इनकी एक स्ट्रेटेजिक भूमिका हो कर्नाटक में। अभी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं वो। इसी तरह से आप देखिए कि शोभा करंदजे कर्नाटक में है,
येदियुरप्पा के काफ़ी करीबी मानी जाती हैं, वोकल है, हर चीज़ पर आपने देखा है सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध करने वाले, खासकर राहुल गांधी के मुंह तोड़ जवाब देती है सोशल मीडिया पर। वरिष्ठ नेता भी हैं, कर्नाटक से कई बार के सांसद हो चुकी हैं हम। भानु प्रताप सिंह वर्मा उत्तर प्रदेश से हैं, कास्ट कम्युनिकेशन को ध्यान में रखकर इनको बनाया गया। दर्शना जोश जरदोश ये कहीं ना कहीं ये गुजरात से हैं, हालांकि कंफर्म करना काफ़ी मुश्किल है अभी तत्काल। तो कुल मिलाकर यही जो अब लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये सारे मंत्रियों की लिस्ट आप दिखाई रही है जो शपथ लेंगे 6 बजे आज राष्ट्रपति भवन में। तो परफॉर्मेंस है, कास्ट कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा युवा वर्ग दिखा गया है, उनको पढ़ाई लिखाई की बात जरूर इसमें ध्यान रखा गया है, डॉक्टर हैं, वकील हैं, महिलाओं को ध्यान में रखा गया, SC ST वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस सागर मंथन से जो निकल कर आया है 43 लोगों का, हालांकि इसमें 7 का प्रमोशन हो रहा है, लेकिन बाकी जो 36 लोग हैं, नए लोग जो शपथ लेंगे, कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं सभी राज्यों का इक्वेशन, पॉलिटिकल फ्यूचर, पार्टी की स्ट्रेटेजी, युवा वर्ग को प्रमोट करना, सब मिलाकर कहीं ना कहीं ये निकल कर आया है 43 लोगों का आज शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह। ऑजी न्यूज़ 6 बजे शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट आपको लगातार दिखा रहा है, आप अपनी स्क्रीन पर वो 43 नाम एक एक कर देख रहे हैं जिन्हें 6 बजे शपथ दिलाई जाएगी। आलोक मेहता जी, इन नामों में से किसी नाम ने आपको सरप्राइज किया सर? नहीं, कई अच्छे नाम हैं, और जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैं अब इसलिए शुरू करूंगा, देखिए उनका एक तरह से पूरा देखा गया, उनकी पूरी पार्टी में आने के बाद ऐसा नहीं हो अगले दिन शपथ दिला दें। कई बार ऐसा लोग मानते हैं कि साहब इसलिए आ गए, पहले उन्होंने पार्टी का और संगठन में दोनों में सरप्राइज इसलिए मैं मानता हूँ, कुछ ऐसे नाम भी है जिनको योग्यता के आधार पर, राजीव चंद्रशेखर है, वैसा ही है कि वो पुराने उनमें से बहुत समर्पित भाव से काम कर रहे थे, लेकिन आवश्यक नहीं था कि वो कैबिनेट में, लेकिन लगा कि उनकी इफिशियंसी का लाभ मिल सके। तो जो लोग सक्षम और अधिक हैं, देखिए मैं इसलिए बार बार ये जोर दे रहा हूँ कि अब 2.5 साल, देखिए बार बार ये प्रधानमंत्री बदलते नहीं है लोगों को, ये भी आप ध्यान रखें। पहले कार्यकाल में भी ये हुआ और इस कार्यकाल में भी, वरना पहले अब मंत्रिमंडल में बार बार बदलते थे, नए लोग आते थे, फिर हटाए जाते थे। अब ये ध्यान में रखा गया। जो हटाए गए, मैं एक और बात जोड़ूंगा दीदी जी, कई बार हमारे समाचार मीडिया कह देता है कि उनके कुछ और काम उनको दिया जाएगा। ये कहना कि वो सब नाकाबिल हो गए, उनको हटाया गया खाली निकम्मेपन से, ऐसा नहीं, मेरा ऐसा मानना है। देखिए इसमें संगठन सरकार का तालमेल होकर, ये 2024 का केंद्रीय मंत्रिमंडल है, 2024 में परफॉर्मेंस जिसके देकर के जनता के बीच जाना है। पहले वाले मंत्री जो सीनियर है, कई मंत्री, राजनाथ सिंह जी हैं, गडकरी जी हैं, जितने बड़े, निर्मला सीतारमण हैं, उनमें से कोई बदलाव नहीं किया गया। तो ये भी एक साबित होता है, हो मंत्रालय और सबके अभी एक बार फिर से सामने जब आएंगे, लेकिन ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन, आगे कितना अच्छा और काम किया जा सके। उनको जो पहले भी कैबिनेट के वरिष्ठ साथी हैं, पार्टी के अध्यक्ष, इसमें पार्टी के अध्यक्ष से राय ली गई, राजनाथ सिंह जी से राय ली गई, गडकरी जी से राय ली गई, तो एक तरह अमित शाह जी तो हैं ही प्रमुख, भूपेंद्र यादव जी हैं, अमित शाह जी के साथ उन्होंने संगठन में लगातार काम किया। आज इसका पुरस्कार नहीं कहेंगे, अब उनका उपयोग मंत्रिमंडल में हो, संगठन में उनका उपयोग होता था, इसीलिए अब भी कई लोग ऐसे हैं जो संगठन में भेज आएंगे, उनसे काम लिया जाएगा। चाहे वो उत्तराखंड हो, अजय भट्ट का नाम है, कोई सोच नहीं रहा था, लेकिन अजय भट्ट मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी थे, उनका नाम था मुख्यमंत्री पद के लिए पिछली बार से, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले लिया गया। इस तरह के सरप्राइज भी हैं, लेकिन अच्छे नाम काफी हद तक दिखाई देते हैं जिनसे आशा की जाती है। ठीक, मुकेश कौशिक जी, जब हम इस कैबिनेट एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो इसमें 27 ओबीसी चेहरे, और ऐसा कहा जा रहा है पहली बार हो रहा है 27 ओबीसी चेहरे, और ओबीसी चेहरों को लेकर ये बहुत जरूरी हो जाता है हमारे दर्शकों को क्लैरिटी हो कि जो जनरल परसेप्शन है उसके ठीक उलट, जो 1980 में मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, उसमें भारत की 52% आबादी को ओबीसी समुदाय से जोड़ा था। उसके बाद 2007 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिपोर्ट पेश की, उसने ओबीसी की आबादी 41% रखी। तो जब हम आपसे 27 ओबीसी चेहरों की बात कर रहे हैं, दरअसल ये आधी आबादी को रिप्रेजेंटेशन मिलने की बात है। इसके अलावा आदिवासियों को, दलितों को रिप्रेजेंटेशन मिलने की बात है। इस वक्त रिएक्शंस आने शुरू हो गए, सुनते हैं। पार्टी संगठन का, और अगर कोई भी जिम्मेदारी मिलती है तो उसका निर्वहन करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री के घर पे आप थे, मैं भी वहीं था, तो जिससे आपको चर्चा हो रही। थैंक यू। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत
तो एसपी सिंह बघेल को आप सुन रहे थे। तो मुकेश जी, उसी सवाल पर लौटते हुए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे राज्यों को रिप्रेजेंटेशन है, यूटीज को रिप्रेजेंटेशन है, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन है, प्रोफेशनल्स को रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरीके का जब रिप्रेजेंटेशन है तो क्या ये वही बदलाव है जिनकी एक्सपेक्टेशंस थी, जरूरत थी, या सिर्फ ये कॉस्मेटिक चेंज है आपकी नजर में? आदिति 65 से लेकर 70 दिन से पहले से कवायद चल रही है। आखिरी सप्ताह में मई के जब दत्तात्रेय होसबोले, अमित शाह और प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी, तब से ही ये बॉल वहां से रोल होनी शुरू हो गई थी। उसके बाद से पीएमओ में, लखनऊ में, बेंगलोर में, मुंबई में, अलग अलग जगह पर कम से कम 150 मीटिंग हुई है। और ये रातों रात की कार्रवाई नहीं है, ये रिशफल नहीं है, ये ओवरहॉल है, जो मिड टर्म ओवरहॉल चल रहा है सरकार का। इसमें 2024 पर भी नजर है, 2022 के पर भी नजर है, जिसमें 7 राज्यों के चुनाव हैं। इसमें सबको रिप्रेजेंटेशन पर नजर है और मकसद ये था कि किसी तरह से जो कोरोना से डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल किया जाए और डिलीवरी बढ़ाई जाए। और तीसरा ये कि जो पीएमओ ड्रिवन इस समय सरकार है उसको थोड़ा डिसेंट्रलाइज किया जाए और सभी मंत्री इतने काबिल हों कि वो अपने स्तर पर काम संभाल सकें। इसके लिए उन्होंने प्रोफेशनलिज्म, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस और उसके अलावा ये कि पॉलिटिकल एक्सीजेंसीज क्या हैं, जातीय समीकरण क्या है, इन सब का एक ओवरहॉल है ये। इसको बहुत नैरो एंगल से मत देखिएगा। ये सरकार को डिलीवरेबल बनाने की एक कवायद है जिसमें चेहरे भले ही उनका एक नाम होगा, एक जाति होगी, एक क्षेत्र होगा, ये उसके साथ चस्पा होगा ही, लेकिन अंतिम लक्ष्य ये है कि सरकार करती दिखे, जमीन पर करती दिखे और ओबीसीज के बीच में जो बहुत बड़ा चंक है उनको अपनी हिस्सेदारी सरकार में दिखे। तो इंटरेस्टिंग है, आपने कहा ये रिशफल नहीं है, ओवरहॉलिंग है। उससे पहले आलोक मेहता जी ने कहा कि ये 2024 की तैयारी है। बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं। हमारे साथ संगीत रागी और रोहित अपन भारती भी हैं, दोनों का रुख करेंगे। रोहित अपन भारती, जल्दी से मैं एक कमेंट आपका यहाँ पर लेना चाहती हूँ। जो चेहरे जी न्यूज़ ने दिखाए, वो 43 चेहरे जो शपथ लेंगे अब से करीब 1 घंटा 40 मिनट बाद, इन चेहरों में आपके लिए सबसे बड़ा इसमें पॉलिटिकल मैसेजिंग आपके हिसाब से क्या है? पिछले 50-60 साल में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर मंत्रिमंडल में बीच के अवधि में परिवर्तन हो रहा है। आपको मैं याद दिला दूं कि पंडित नेहरू के टाइम में कामराज योजना आई थी जिसमें 5 केंद्रीय मंत्रियों, 5 मुख्यमंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा दिया था। उसकी एकमात्र वजह थी कि कांग्रेस ने यह मान लिया था कि उसकी लोकप्रियता में कमी आई, उसको उस ग्राफ को कैसे ऊपर ले जाना है। उसके बाद वो योजना बहुत सफल रही, उसमें सरकार का ग्राफ बहुत ऊपर गया, उसमें कामराज बहुत प्रसिद्ध हुए, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ऐसा लगता है कि मोदी जी ने जो काम किया है उसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। उनके सामने 2 लक्ष्य है, एक तो 75 साल का जश्न मनाना है भारत को आज़ादी का। उस जश्न के पहले सरकार की छवि इस तरह से जाए कि प्रो पीपुल है और किस तरह से जो चीज़ें हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे वगैरह और उनके राज्य मंत्री के इस्तीफे से लगता है कि हेल्थ प्रायोरिटी को भी उन्होंने लिया है। अब इसमें जो आरएसएस का जो 2025 में जो 100वीं जयंती बनाई जाएगी, वह भी कहीं ना कहीं सरकार के मन में लक्ष्य है। वो तभी जश्न मनाया जा सकता है जब सरकार इसी तरह 2024 में 2/3 बहुमत से जीत कर आती है, तो वो 2025 का जश्न मनाने का वो कहीं ना कहीं लंबी बहुत दूरगामी तस्वीर, दूरगामी लक्ष्य है प्रधानमंत्री के मन में। अब प्रधानमंत्री ने लगभग 2 हफ्ते में, ये छोटा मोटा विस्तार या रिशफल शब्द का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये पूरा का पूरा मंत्रिमंडल नए ढंग से रचना की जा रही है, नए ढंग से जो सरकार का गठन किया जा रहा है। और एक जिस तरह कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में एक आदमी के काम का मूल्यांकन होता है, उसके बाद किसी का प्रमोशन होता है, किसी का डिमोशन होता है। हाँ, आलोक जी ने एक बहुत अच्छी बात की है कि मंत्री से संगठन में भेजना वो सजा नहीं है, उनकी एक नई जवाबदेही तय की जा रही है। ये मैं इसीलिए कामराज योजना का जिक्र किया कि कांग्रेस के जमाने में भी इस तरह का काम होता था और ये मोदी जी उससे बड़ा लक्ष्य हासिल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप भी वही कह रहे हैं जो भी मुकेश जी ने कहा। आपने कहा ये रिशफल नहीं है, ये एक ओवरहॉलिंग है और ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी है। संगीत रागी जी, ये जो कैबिनेट एक्सपेंशन है इसमें 4 फॉर्मर सीएम है, इसमें 18 फॉर्मर ये राज्य मंत्री एमओएस है, 39 विधायक हैं, 3 से ज़्यादा बार सांसदों के चेहरों की नंबर की बात करें तो करीब 23 हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल्स भी हैं। क्या मैसेज है इसमें? देखिए, एक तो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और परफॉर्मेंस, ये दोनों का एक प्रकार का समायोजन है।
यदि हम देखें तो आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कोई मंत्रिमंडल नहीं था जितना ओबीसी और दलित चेहरे को जितना नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रतिनिधित्व दिया है उतना किसी सरकार ने प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। यह मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के बारे में एक जो प्रचलित प्रोपेगेंडा है कि मनुवादियों की सरकार है, ये ब्राह्मणवादियों की सरकार है या प्रकाष्ठ की सरकार है, उस मिथक को भी तोड़ने का मुझे लगता है ये प्रयास है। और ऐसा नहीं है क्योंकि वनवासी कल्याण वनवासी क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद जीत करके आते हैं, फिर भी एक प्रकार का ये वितंडा भारतीय जनता पार्टी और उसके सरकार के बारे में बनाया जाता है। मुझे लगता है कि इन चीजों को ये तोड़ने में यह सफल होगा। निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जी ने एक साहसिक फैसला लिया है। देखिए, सदानंद गौड़ा जी को कर्नाटक से बड़े कद्दावर नेता है और उनको मंत्रिमंडल से यदि हटाया जाता है, दूसरी तरफ एक हर्षवर्धन जी एक ऐसे चिरपरिचित नाम है जिनकी स्वीकार्यता दिल्ली की राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में उनको यदि हटाया जाता है तो मैसेज बहुत साफ। बिल्कुल मैसेजिंग बहुत साफ है। मैसेजिंग बहुत साफ है और दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। एक तरफ ये कैबिनेट एक्सपेंशन है, अब से बस थोड़ी देर बाद शाम 6 बजे 43 मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें अच्छा मिक्स देखने को मिल रहा है। यूथ का एक्सपीरियंस का एक तरफ जो जातीय समीकरण है उनको भी साधा गया है, दूसरी तरफ जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया गया है, और दूसरी तरफ जो तस्वीर थोड़ी ही देर में दिलीप कुमार को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो अब से करीब 90 मिनट बाद मोदी सरकार 2.0 का पहला कैबिनेट एक्सपेंशन। जी न्यूज़ ने आपको पहले ही वो लिस्ट दिखा दी है, वो नाम बता दिए हैं जो अब से 90 मिनट बाद मंत्री पद की शपथ लेंगे। दो तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ कैबिनेट एक्सपेंशन से जुड़ी हुई तस्वीर, तब की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री मोदी इन नए चेहरों से मिले हैं, उन्हें संबोधित किया है, उन्हें अपना मैसेज दिया है, संदेश दिया है। और दूसरी तरफ ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार हमारे बीच नहीं, अब से बस थोड़ी ही देर बाद उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो जी न्यूज़ पर हम आपको सिर्फ खबर नहीं दिखाते, उनके मतलब भी समझाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन, तस्वीर, हर लिहाज से जी न्यूज़ पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। थोड़ी देर पहले आपको मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार ने उन 43 लोगों के नाम बताए जो अब से 90 मिनट बाद मंत्री पद की शपथ लेंगे। ये वो लिस्ट जो रविंद्र कुमार ने अब से करीब आधा घंटा पहले आप तक पहुंचा दी थी। वो कौन कौन से नेता जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, रविंद्र कुमार ने सबसे पहले आपको बताया है। रविंद्र कुमार, क्या ये वही बदलाव है? क्या ये वही बदलाव है जिनकी उम्मीद इस एक्सपेंशन से की जा रही थी? देखिए, एक चीज़ तो है कि आप कहा जाता है ना कि हाई प्रोफाइल अपना इमेज बना लिए हैं और उसके कारण से अगर आप लंबे समय तक टिक पाएंगे, मोदी सरकार में ऐसा ना हो। बंगाल में इसका हश्र आपने देखा, वहाँ से 2 मंत्री थे, बाबुल सुप्रियो, उनको हटाया गया, देवश्री राय उनको हटाया गया, और जिनको लाया गया, एक देखिए कि मटुआ समाज से आते हैं शांतनु ठाकुर, और दूसरे हैं निशित परमानिक। इसी तरह से आप देखिए कि तमिलनाडु के जो बीजेपी अध्यक्ष है एल मुरुगन, उनको यहाँ पर लाया गया। तो कहीं ना कहीं केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, जो महाराष्ट्र से आए हैं, केवल नारायण राणे को छोड़ दिया जाए, हाई प्रोफाइल है, लेकिन बाकी जो 3 आए हुए हैं कहीं ना कहीं डाउन टू अर्थ उसमें है। तो इस कहीं ना कहीं सरकार की यही कोशिश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही कोशिश है, सभी वर्गों का इसमें समाहित किया जाए। लेकिन इस बार केवल आप एमपी हैं और सांसद है 5 बार का 10 बार का, उससे काम नहीं चलेगा। आपका परफॉर्मेंस व्यक्तिगत कैसा है, सामाजिक कैसा है, पार्टी के लिए कितना है, और सरकार के लिए आप कितने उपयोगी हो सकते हैं, हर इक्वेशन पर इसका कहीं ना कहीं जरूर ध्यान रखा गया है। चाहे वो महिलाओं को जिस तरह से लाया गया, आदिवासियों को लाया गया, अक्रॉस द कंट्री से जिस तरह से लाया गया, बड़े बड़े राज्यों से लाया गया है, ये सब कुछ दिखाता है कि प्रधानमंत्री की सोच अगले 3 साल तक की है, सिर्फ 2022 नहीं है। बिल्कुल, और यही थोड़ी देर पहले जो हमारा डिस्कशन हो रहा था, चाहे वो आलोक मेहता जी के साथ हो या हमारा मुकेश कौशिक जी के साथ हो, वो यही कह रहे थे कि इसको आप रिशफल मत समझिए, इसको आप ओवरहॉलिंग समझिए। देखिए, इन्फॉर्मेशन, नाम, वो 43 नाम
जो 6 बजे शपथ लेंगे वो लगातार जी न्यूज़ के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हमने बहुत तफसील से, बहुत डिटेल में इन चेहरों के बारे में बात भी की है, आपको ये भी बताया कि किस चेहरे के पीछे मकसद क्या है, क्या वो जातीय समीकरण साधने की कोशिश है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो फिक्स है उसे साधने की कोशिश यहां पर की जा रही है। आलोक मेहता जी, 2 सवाल है। अब जब ये कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है, भारत कोविड की, कोरोना की एक सेकेंड वेव से उबर रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस उसमें आए, सरकार की इमेज को लेकर भी बहुत सारे सवाल, सरकार को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए उस लिहाज से। दूसरा, प्रधानमंत्री के दिल के करीब जो योजनाएं हैं, खासतौर पर आत्मनिर्भर भारत की बात की जाए या फिर इकोनॉमिक फ्रंट पर, आर्थिक फ्रंट पर भारत की चुनौतियों की बात की जाए, जिसमें भारत की इकोनॉमी हो, महंगाई हो, इन्फ्लेशन हो, ये सारे जो चैलेंजेस हैं, और जब आप इन 43 नामों को देखते हैं तो आपको वो चेहरे नजर आते हैं जो प्रधानमंत्री के चैलेंजेस को फिक्स कर सके। बिल्कुल अदिति जी, यही जो एक देखिए, आप उम्र के हिसाब से भी देखें, इसलिए नहीं कि बड़ी उम्र का आदमी रिटायर होगा, उनका काम और भी उनको दिया जाए, लेकिन साथ साथ ऐसा आत्मनिर्भरता जो आपने कहा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, कोरोना संकट में देश में गांव से लेके महानगर तक जो आर्थिक संकट आए हैं वो अलग अलग क्षेत्र में हो सकते हैं, उसके लिए ऐसे टीम की जरूरत थी जो लगातार तुरंत काम भी करे। देखिए पहले भी ऐसा नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए कि नहीं जी, प्रधानमंत्री, अभी मैंने पहले किसी कार्यक्रम में सुना था कहीं पर कि साहब लोग ऐसा कहते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय से सब चल रहा था। भाई प्रधानमंत्री ने आपको काम दिया, आज आपको प्रबंधन ने या मुझे कहीं बिठाया गया है, तो हम ये थोड़ी कहा जा रहा है बार बार कि आप ये मत करिए, ये मत करिए। आप तो यहाँ पर बोल रहे हैं ना, आप काम कर रहे हैं। उसी तरह से मंत्री कई बार पूर्वाग्रह सोचते हैं कि भाई मैं क्या, प्रधानमंत्री कहीं नाराज होंगे या खुश होंगे। अब ऐसे मंत्री लाए गए हैं जिनको शायद मैसेज कल भी दिया गया हो अलग से भी कि भाई आप पूरी तरह से अपना काम करें। प्रधानमंत्री निगरानी तो करेंगे क्योंकि जिम्मेदारी संयुक्त है, इसीलिए मैं विफलताओं के लिए भी ये नहीं कहता प्रधानमंत्री ने उनको नकारा। उनका कहना यदि कहीं कमजोर है तो उस कमजोर कड़ी को ठीक करना है। इसलिए आर्थिक आत्मनिर्भरता, गांव में किसानों, देखिए किसान वाले नरेंद्र सिंह जी को नहीं बदला गया है, मंत्रालय कुछ आगे पीछे हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा मानना है कि उन्होंने अपनी तरफ से जो कर सकते थे किसानों से चर्चा की। तो प्रधानमंत्री की प्राथमिकता गांव से लेके महानगर, पूंजी नियोजन, रक्षा के क्षेत्र में कैसे और पूंजी आ सके, यदि देश में व्यवस्था ठीक होगी। और आपने ठीक कहा, स्वास्थ्य का, कोरोना का संकट है, लेकिन देश में पूरा स्वास्थ्य का जो सिस्टम चरमराया हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में जो बड़ी एक नई शिक्षा नीति लाई गई, अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 बड़े कारण मैं बताऊं आपको, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट। देश में आत्मनिर्भर तभी बनेंगे, आप बाकी खाली हवाई किले बनाने से कुछ नहीं होने वाला। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि इस टीम में काफी लोग ऐसे हैं जो कुछ रिजल्ट दे सकते हैं। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं आप और हम कहते हैं कि उनको एक चैलेंज के साथ जिम्मेदारी दी जा रही है। मुकेश जी, ऐसा देश जहां पर युवाओं की आबादी का प्रतिशत 65% है, और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो कैबिनेट है इसकी औसत आयु 58 होगी, जिसमें से 14 ऐसे चेहरे होंगे जो 50 साल से कम उम्र के हैं। सिंबलिज्म के क्या मायने हैं इस कैबिनेट को लेकर? क्वालिफिकेशन के लिहाज से भी बात की जा रही है, एक्सपर्टीज के लिहाज से भी बात की जा रही है, क्योंकि 13 वकीलों को जगह दी गई है, 6 डॉक्टर्स को जगह दी गई है, 5 इंजीनियर्स को जगह दी गई है और 7 फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स हैं। तो एक्सपर्टीज के लिहाज से भी अगर इस मैसेजिंग को डिकोड कर पाए आप? दरअसल ये बहुत एक कंबाइंड मिक्स ऐसा है जिसका कोई तोड़ नहीं है। और चूंकि ये एक्सरसाइज लगभग 65 से 70 दिन चली है, इसका ये 24 घंटे या 48 घंटे में कुछ नहीं हुआ है। इसमें हर मंत्री का परफॉर्मेंस आकलन हुआ है, प्राइवेट एजेंसी के जरिए पीछे से हुआ है, फिर सरकारी एजेंसियों के जरिए हुआ है। प्रधानमंत्री ने लगभग 100 से 150 बैठक की, जिसमें मुकेश कौशिक जी के साथ संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन रविंद्र कुमार लगातार इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, पुरानी कैबिनेट की औसत आयु 61 साल, अब 58 साल, और 65% आबादी जो भारत की है वो युवा है। और किसी भी टीम में रविंद्र कुमार कहा जाता है, चाहे वो स्पोर्ट्स टीम भी हो, उसमें भी कहा जाता है कि युवाओं का और अनुभव का एक अच्छा मिक्स होना चाहिए। ये जो 43 लोगों की टीम है लेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये टीम कितनी बैलेंस दिख रही है? बिल्कुल, आप देखिए कि जो 43 है, 43 है, इसमें 7 जो जिनका प्रमोशन हुआ है, अगर देखा जाए तो हरदीप सिंह पुरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी कमोबेश, रूपाला भी बहुत ज़्यादा एज के नहीं है,
और मनसुख मंडाविया अभी यंग है, उनको हो सकता है कि गुजरात में आगे चल के नई जिम्मेवारी मिले और महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिल सकता है। और किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर सब युवा हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं को जरूर तरजीह दी गई है। एक बात और है, इससे जो निचोड़ निकल कर रहा, आरसीपी सिंह को अकेले जगह दिया गया। जो नाम चल रहा था रामनाथ ठाकुर, चंद्रवंशी या फिर कामत, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री या बीजेपी ने जेडीयू के सामने जो दबाव बनाया हुआ था, जेडीयू ने उसको स्वीकार नहीं किया है। 2019 में आपको याद होगा कि इसी कारण से एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा रहा था, उसमें भी जेडीयू नहीं माना, उसके बाद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे। आरसीपी को केवल और केवल जेडीयू से मौका दिया गया है यहाँ पर कैबिनेट में विस्तार में। यानी बाकी जो राज्य मंत्री के बारे में जो चर्चा चल रही थी कि एक कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री, या एक कैबिनेट 1 राज्य मंत्री, कहीं ना कहीं एक कैबिनेट मंत्री को लेकर ही जेडीयू को संतुष्ट होना पड़ा। यानी सहयोगियों को साथ लेना है, लेकिन दबाव एक हद तक ही, ये भी मैसेज कहीं ना कहीं इसमें जरूर दिखाया जा रहा है। और बता दूं कि अभी जितना मौजूदा है और जो शपथ लेने जा रहे हैं, उनका कैलकुलेशन अगर देखें तो 77 होते हैं। 4 वैकेंसी अभी भी बचा हुआ है, शिवसेना, अकाली दल। शिवसेना का जिक्र आपने किया, उसी से जुड़ा हुआ मुकेश जी आप बात पूरी कर लें, उसके बाद रॉय तपन भारती जी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी रहने वाला है कि कैबिनेट एक्सपेंशन दिल्ली में हो रहा है, लेकिन जिस तरह से राज्यों को, यूटीज को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, और न सिर्फ राज्यों को बल्कि रीजन्स को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, उसमें क्या मैसेजिंग है, उस पर मैं रॉय तपन भारती जी आपसे जवाब लूंगी, लेकिन मुकेश जी आप उससे पहले बात पूरी कर लें। सर हाँ, मैं कह रहा था कि अगर युवाओं का आबादी इतनी है लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन न तो कैबिनेट में उतना है, ना ही लोकसभा राज्यसभा में है। ये कोशिश ये है कि युवाओं को एक मैसेज जाए कि मोदी सरकार आपकी केयर करती है। उसमें भी उन युवाओं को ज्यादा तरजीह दी जा रही है जिनके पास कुछ अनुभव है। अगर जैसे अश्विनी वैष्णव का नाम आता है तो अटल जी के साथ वो काम कर चुके हैं। इसी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कांग्रेस के लिए एसेट थे तो बीजेपी के लिए भी एसेट हैं। इन युवाओं को सिर्फ युवा होने के नाते मंत्रिमंडल में लिया जा रहा हो ऐसा नहीं है। उनके परफॉर्मेंस, उनका बायोडाटा, उनका सीवी का बहुत अच्छे से आकलन हुआ है। रोहित अपन भारती जी, राज्यों के लिए भी मैसेज है, खासतौर पर जब हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, वहां पे सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते दिख रहे हैं इस एक्सपेंशन से। अदिति जी, संघीय ढांचा में हर राज्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये किसी भी देश का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है इसका, तो मोदी जी के सामने एक चुनौती तो नहीं कहेंगे, एक टास्क जरूर था कि इसको पूरे बैलेंस कैसे रखा जाए, क्योंकि आने वाले महीनों में अगले साल और 2022 में जो चुनाव होना है उसका भी ध्यान रखा गया है। और मुझे लगता है कि जो चयन किया है उन्होंने 43 मंत्रियों का, जो उसमें से कुछ प्रमोशन वाले भी हैं, मुझे लगता है कि सबका कहीं ना कहीं बहुत बारीकी से अध्ययन किया गया। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं कि हरियाणा की सुनीता दुग्गल जो है वो सिरसा से लोकसभा सांसद है, वो उनको मंत्री पद दिया जा रहा है। अब वो वित्त विभाग मिलेगा या कौन सा विभाग मिलेगा, एक सरकारी सेवा के दौरान जो उनको अनुभव हुआ उसका सरकार उठाना चाहिए लाभ। हमारे विदेश मंत्री भी जो हैं वो सरकारी सेवा में रहे, इंडियन फॉरेन सर्विस से रहे, और उनके जयशंकर जी के परफॉर्मेंस से प्रधानमंत्री काफी हद तक संतुष्ट हैं और लगातार जितनी मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं। जेडीयू से जो आरसीपी आ रहे हैं वो आईएएस अफसर रहे, काफी वरिष्ठ अधिकारी रहे, नीतीश जी के बहुत विश्वस्त नेता रहे, उनका भी आना मोदी सरकार को मजबूती प्रदान करेगा। और मुझे लगता है कि कैबिनेट में प्रधानमंत्री जरूर उनको एक ऐसा पद देंगे जिससे उत्तराखंड के अजय भट्ट से भी मुझे उम्मीद है, ये सब 60 साल के नीचे वाले नेता हैं, और 50 साल के आसपास में ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। सिंधिया पहले भी मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम में अच्छा काम कर चुके हैं, उनके बारे में कोई नेगेटिव रिपोर्ट कभी आई नहीं। इसके अलावा मैं और भी नेताओं के बारे में, मीनाक्षी लेखी जो दिल्ली की हैं, बहुत एक्टिव हैं। अच्छा, एक बात गौर कीजिएगा, प्रधानमंत्री ने उन नेताओं को मंत्री बनाने का मौका दिया है या अवसर दिया है जो आम तौर पर एक्टिव है, सोशल मीडिया पर एक्टिव है, आम जनता से मिलने में। इनमें उत्तराखंड अनिल बलूनी जो है उनकी छवि बहुत अच्छी मानी जाती है, यंग है और बहुत सहज भाव से पत्रकारों से, आम जनता से मिलते हैं। उनका भी मंत्री बनना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद बात होगी, और इसका जब आगे चल के मूल्यांकन होगा तो इनमें से अधिकतर के परफॉर्मेंस अच्छे आ सकते हैं। जी, संगीत रागी जी, ये जो नई टीम है ये भविष्य की चुनौतियों के लिए कितनी तैयार आपको दिखाई देती है? हालांकि इसमें हम साफ तौर पे कह सकते हैं दलितों का रिप्रेजेंटेशन, आदिवासियों का रिप्रेजेंटेशन, रिकॉर्ड ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन,
महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, अल्पसंख्यकों का रिप्रेजेंटेशन, और आपको बता दें कि नेताओं के राष्ट्रपति भवन पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। संगीत रागी, जल्दी से आपका कमेंट सर। देखिए, जिस प्रकार से प्रोफेशनल्स लोगों को जगह दी गई है, कोई एमटेक है, कोई एमबीए है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो प्रोफेशनल को जगह देने का मतलब ही यह है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार को ये ध्यान में है कि 2024 का जब चुनाव आए तो उससे पहले जो भी हमने वादे किए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए हो, प्राथमिकता हेल्थ की हो, घर घर सभी को, गरीबों को घर, सबका घर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कें सब जगह पर जाए, बिजली जो है वो 24 घंटा मुहैया, ये सब ऐसी बुनियादी सवाल हैं जिसको नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि 2024 के चुनाव में जाएं। उससे पहले इन सारों पर उनकी जो सफलता है वो अपने आप जनता की तरफ से उस पर एक प्रकार की मुहर लग जाए। और ये काम तभी हो सकता है जब आप प्रोफेशनल को वो जगह देते हैं। हम अमेरिकन कैबिनेट के बारे में बात करते हैं कि अमेरिका में जब कैबिनेट का विस्तार होता है तो ये नहीं देखा जाता है कि आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा रहा है, आप में वो गुण और योग्यता है या नहीं है, इसीलिए स्पेशलाइज्ड कैबिनेट होते हैं। संगीत रागी जी, ये भी तो अपने आप में चैलेंज होता है ना, अक्सर प्रोफेशनल्स ब्यूरोक्रेसी में आके स्ट्रगल भी करते हैं, वो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में खुद को ढाल नहीं पाते, तो उस तरह के चैलेंजेस भी रहते हैं सर। देखिए, पब्लिक पॉलिसी जब आप लागू करते हैं तो, लेकिन आप देखिए तब संभव होता है जब आपका नेतृत्व आपको पीछे से बैक नहीं कर रहा होता है। यहाँ पर एक ऐसा नेतृत्व है जो इन चीजों को कार्यान्वयन के लिए, आप जरा बुनियादी ढांचों का आप देख लीजिए कि पिछले 7 साल के अंदर बुनियादी ढांचों में कितना बड़ा आमूल परिवर्तन आया है, चाहे वो रोड्स का मामला हो, बॉर्डर एरियाज का मामला हो, डिफेंस का मामला हो, ये तमाम चीजों को आप देख लीजिए। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के विकास को एक नया व्याकरण दिया है, इस चीज को समझना पड़ेगा। हम जो एडहॉकिज्म तो समझना पड़ेगा बुनियादी ढांचे को भी और भविष्य की चुनौतियों को भी और मौजूदा जरूरतों को भी, और वहीं चुनौतियों, जरूरतों और भविष्य के चैलेंजेस को देखते हुए जो टीम तैयार की गई है उसका विश्लेषण, क्योंकि जी न्यूज़ ने लिस्ट आपको पहले ही दिखा दी है, करीब 1 घंटे 15 मिनट का वक्त, और आपको साथ ही हम ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है राष्ट्रपति भवन, उन चेहरों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है जो 6 बजे शपथ लेंगे। इस वक्त की 2 बड़ी खबरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ मोदी सरकार 2.0 का पहला कैबिनेट एक्सपेंशन, कई मायने में बेहद खास, चाहे वो महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने के लिहाज से हो, युवाओं को रिप्रेजेंटेशन देने के लिहाज से हो, रिकॉर्ड ओबीसी रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से हो, या फिर एवरेज एज यंगेस्ट होने के लिहाज से हो। दूसरी तरफ दुखद खबर, सैड खबर, ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार नहीं रहे, बस थोड़ी ही देर में सुपुर्द खाक उन्हें किया जाएगा। विजुअल होने देना भैया, विजुअल होने देना, बाइक के पिक्चर विजुअल मत खराब करना। अरे मेरे पैर चढ़ गया, नहीं जाना। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.